इन चीज़ों को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी हम रूपरेखा समझ लेते हैं। समझना हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब भी हम अपने घर से बाहर निकलकर जब भी हम प्रकृति को देखते हैं, धरातल को देखते हैं, तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें मोटी मोटी समझ में आती है कि एक तो वहाँ पर प्रकृति है, यानी जो जो चीज़ें अपने आप बनी हुई हैं, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, वे सभी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, ये सब। और फिर दूसरी चीज़ आती है कि इसके अंदर कुछ प्राणी भी निवास कर रहे हैं, और उनके अंदर एक प्राणी क्या है? मानव है। तो ये दो चीज़ें हम धरातल के ऊपर अनिवार्य रूप से देखते हैं, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। इन दोनों के बीच लगातार जो परस्पर द्वंद्व हम कह सकते हैं कि चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है, और मनुष्य बदले में जब भी विकास करता है तो बदले में प्रकृति के साथ कुछ न कुछ हस्तक्षेप जरूर करता है। तो इन दोनों टर्म को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं, जैसे रेटजल ने भी परिभाषा दी थी, खासकर मानव भूगोल की जो रेटजल ने परिभाषा दी है, कि प्रकृति और मानव के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया को समझना ही या उसका संश्लेषित अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल का लक्ष्य है। तो इसके अंदर अब दोनों चीज़ें हैं, और कई बार ऐसा होता है, या कुछ समाजों के अंदर यदि हम बहुत पहले की बात करें, तब प्रकृति हावी रही है मनुष्य के ऊपर। तो हम इसे फिर से दो कैटेगरीज के अंदर बांट लेते हैं। इसके अंदर एक में तो हम लिखेंगे मानव का प्राकृतिकरण, और दूसरी चीज़ के अंदर लिखेंगे हम प्रकृति का मानवीकरण। तो आदिम समाजों की यदि हम बात करें, बहुत पहले या आदि मानव की हम संकल्पना करें, तो उसके अंदर मनुष्य वनों के अंदर, जंगलों के अंदर निवास करता था। तो तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकनीक का स्तर, प्रौद्योगिकी का स्तर कितना हो सकता है। यानी तकनीक वहाँ पर शून्य थी, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि आदि मानव के पास इतने ज़्यादा जो ज्ञान का स्तर है वो विकसित नहीं था। वह चारों ओर केवल प्रकृति को ही देखता था। कभी देखता है कि भयंकर आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, उन चीज़ों को, उन घटनाओं को वह समझ नहीं पाता था। तो उसे यह मान लेना पड़ा कि प्रकृति एक प्रकार से देवता है, तो उसने प्रकृति को माता कहा। तो प्राकृतिकरण के अंदर हम देखते हैं कि प्रकृति हमारी माता का रूप धारण करती है। वह उसकी प्रचंडता से डरता था, भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। तो प्रकृति उसके लिए पूजनीय हो गई थी। कब? आदिम समाजों के अंदर। यानी ये जो पूरा टॉपिक है, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इसको आपने यदि बहुत संक्षेप में समझना है तो इसका मतलब क्या है कि जब से आदि मानव का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, आदि मानव जो अस्तित्व में आए, वहाँ से लेकर आज तक जो आधुनिक मनुष्य हैं, यानी हम जो रह रहे हैं, इनके बीच यदि इसको एक स्केल आप बनाएं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि मनुष्यता का जितना भी विकास हुआ है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पीछे के जो, यानी अब 2023 चल रहा है, तो इससे आप केवल 400 से 500 साल ये समय आप आधुनिक मनुष्य को देंगे, जो कि जिसके अंदर तकनीक का स्तर बेहतर है। यानी इस पूरे स्केल को हम तकनीक के आधार पर बांट सकते हैं। यहाँ से लेकर पीछे तक का स्तर है, इस समय क्या था? मानव का प्राकृतिकरण हुआ था। और पिछले 400-500 सालों के अंदर जब से विज्ञान ने जन्म लिया है, आधुनिक विज्ञान ने, तब इसने रूपरेखा को ही बदल दिया है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। तो यानी मुख्य जो स्केल हमारा क्या रहता है, हम किस टर्म पर इसे बांट सकते हैं, वह होती है तकनीक, यानी प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी ही बताती है कि कोई समाज कितनी उन्नत अवस्था में है। मुख्य तौर पर हम इसे यह मानते हैं। तो प्राचीन समाजों के अंदर प्रकृति माता का रूप धारण करती है। जैसा प्रकृति मनुष्य को रखना चाहती है, वैसा उसे रहना पड़ता है। वह उसे बदल नहीं सकता है। प्रकृति की घटनाओं के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? मानव का प्राकृतिकरण। या इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी ऐसा दर्शन
या ऐसी विचारधारा जहाँ पर्यावरण की शक्तियाँ मनुष्य के ऊपर, मानव के ऊपर हावी रहती हैं, इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इंग्लिश में इसे हम कहें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी जो प्रकृति ने तय कर लिया है वही होगा, मनुष्य को उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। तकनीक और ज्ञान का स्तर इसके अंदर बिल्कुल शून्य है। जैसे हम बिल्कुल इनकी बात करें प्राचीन मानवों की, आदि मानवों की, तो वे देखते हैं कि हम रह रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो यह अपने आप में एक हमारा सौभाग्य है कि हमने जन्म लिया है। इतने अन्य जीव जंतु पक्षी घूम रहे हैं, पर्वत पहाड़ नदियां हैं, यहाँ हम भी रह रहे हैं, तो हम भी इनकी तरह ही हैं। यानी वह प्रकृति के साथ एक हो जाता था प्राचीन आदि मानव। तो इसलिए इस स्थिति को क्या कहा जाता था कि मानव भी क्या है? प्रकृति ही बन गया है। अचानक वह देखता है कि कहीं पर नदी उसे दिखाई दी है, तो वहाँ उसे पीने का अच्छा पानी मिल गया, तो उसने नदी को धन्यवाद किया है। वनों के अंदर उसे कुछ खाने को कंदमूल प्राप्त हो गए हैं, तो उससे उसको भोजन मिला है, तो उसने वनों का धन्यवाद दिया। यानी हर तरफ क्या है? प्रकृति हावी है, प्रकृति माता या देवता के रूप में उस समय थी, क्योंकि तब तकनीक का स्तर बिल्कुल भी नहीं था। और यानी ये चीज़ आपने मेंशन जरूर करनी है, प्रौद्योगिकी का स्तर। तो यह पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति काफ़ी लंबे समय तक रही, जैसा हम यहाँ स्केल के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन पिछले 400 से 500 सालों के अंदर क्या हुआ है? जैसे जैसे ज्ञान मनुष्य का बढ़ा है, मनुष्य का जो तकनीकी विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी जैसे जैसे हावी होती गई है, मनुष्य ने अब उसे प्रकृति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। यानी अब, या हम यूँ कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो नियम हैं वह मनुष्य ने जान लिए हैं कि क्यों आंधी आती है, क्यों बरसात आती है, क्यों सर्दी गर्मी होती है। यानी प्रकृति के नियम तो वह धीरे धीरे जान गया है। क्यों हवा चलती है, हवा के अंदर पक्षी किस तरह उड़ते हैं, तो क्या हम भी उड़ सकते हैं? तो जो हवा के नियम है उसकी सहायता से उनको जानकर मनुष्य ने वायुयान का आविष्कार किया है। किस तरह पत्थरों को रगड़ने से जो घर्षण होता है उससे आग पैदा होती है। फिर अग्नि की खोज हुई है, और आज कितने उन्नत ज़माने के अंदर हम रह रहे हैं। या हमने डीएनए की खोज की, बहुत ज़्यादा आधुनिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो अनुवांशिकी के हम रहस्य समझ गए हैं, तो अनेक बीमारियों पर हमने विजय पाई है। ये सब क्या हुआ है? प्रकृति का मानवीकरण यह दर्शाता है। और इस समय तकनीक क्या है? काफ़ी ऊंचे स्तर पर, जीरो से बहुत आगे तकनीक बढ़ गई है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। जैसे हम बात करें या उदाहरण लें, रूस या यूरोप के अन्य जो हिस्से हैं, जो कि इस समय सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चमक रहा है, और तो उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ पर भयंकर ठंड की स्थिति है, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही हैं। तो इतनी भयंकर सर्दी के अंदर भी लोग अपना उनको जीवन यापन करने के अंदर कोई कठिनाई नहीं है। बाहर चाहे तापमान 0 डिग्री है या माइनस के अंदर भी है, तो भी वे अपना काम है, उनके घर हैं जो वातानुकूलित हैं, 23-24 डिग्री टेम्परेचर वे मेंटेन रख सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपनी कारों के अंदर, घरों के अंदर। यह सब क्या है कि प्रकृति का अब उन्होंने मानवीकरण, प्रकृति को उन्होंने अब प्रकृति से डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रचंडता की आवश्यकता नहीं है। या हम यूँ कहें, पहले होता था अभाव हर चीज़ का, ज्ञान का भी अभाव था, तो उससे संसाधनों का यूज़ भी नहीं हो पाता था। अब यह अवस्था हो गई है अभाव से स्वतंत्रता की अवस्था। किसके अंदर? प्रकृति के मानवीकरण के अंदर। यानी पहले अभाव की स्थिति थी, अब मनुष्य स्वतंत्र है, अब प्रकृति का गुलाम वह नहीं रह गया। तो जो भी मनुष्य ने विकास किया है, हम चारों तरफ देखते हैं जो भी विकास हुआ है, उस सभी को हम किस टर्म के अंतर्गत रखते हैं? संभववाद, पॉसिबिलिज्म जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। यानी प्रकृति ने हमें संसाधन दिए, उनका हम यूज़ करते गए और लगातार विकास करते गए हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि आप घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर पढ़ पा रहे हैं, अन्य कोई भी जानकारी आप तुरंत हासिल कर सकते हैं। जबकि इन समाजों के अंदर जानकारियाँ कितनी मुश्किल तरीके से तो पैदा होती थी। यानी कोई आदिमानव 100 साल जीकर यदि गया है, हम मानते हैं, तो 100 साल के अंदर उसने कितना, उसका पहले तो ज्ञान का स्तर ही बिल्कुल लो था, तो उसने बहुत थोड़ी चीज़ें प्रकृति के अंदर हम कह सकते हैं कि इसका निरीक्षण उसने किया है या ऑब्जर्वेशन किया है। फिर उसने इस ज्ञान को
अगली पीढ़ी को दिया है, फिर अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को, इस तरह कई 100,000 सालों के अंदर बहुत थोड़ा ज्ञान पैदा हो पाया है। तो इसलिए यहाँ ज्ञान का स्तर बिल्कुल लो है, लेकिन यह भी इस विकास के अंदर, आज जो हम विकास कर रहे हैं उसके अंदर इसका भी योगदान है। तो हमें अपने पूर्वजों के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बिना तकनीक की सहायता से भी 100 साल जीवन यापन किया था और हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे। हालांकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखनी है, ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह मनुष्य अभाव से स्वतंत्रता की ओर आया है। तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि तकनीक या प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति का भी मानवीकरण हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।